हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़ में, जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कंसेप्ट्स को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन एक बार हम अपने चैप्टर फर्स्ट को रिकॉल कर लेंगे फटाफट, जिससे हमें पता चले कि कैसे ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं और हम अपने कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएँ। पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। कि डाइवर्सिटी क्या है। इंडिया में बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। अपना फूड, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपने रिलीजन, अपने क्लोथिंग सिस्टम, अपनी रीजनल डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। ये सारी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया को बहुत खूबसूरत बनाती है। लेकिन कभी कभी ये डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को भी लीड करती है। हर बार ये डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस नहीं किया जाता। डिफरेंसेस एंड प्रीजुडिस, और ये हमारा चैप्टर इसी बारे में बताता है कि डाइवर्सिटी या फिर एक दूसरे से अलग होना किस तरीके से डिफरेंस लाता है, प्रीजुडिस लाता है हमारी सोसाइटी में। प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब होता है कि पहले से किसी के बारे में कोई एक धारणा बना लेना, यानी जजमेंट दे देना, उसको बिना जाने, उसको बिना समझे कि वो इंसान ऐसा ही होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रीजुडिस को लीड करते हैं, जैसे हमारा वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, गेम्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारे फेस्टिवल्स। ये बताते हैं कि हम एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। जो कुछ लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उनके लिए प्रीजुडिस बना लेते हैं। हमारा देश बहुत डाइवर्स है। यहाँ पर 8 मेजर रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। 1600 प्लस लैंग्वेजेस हैं और 100 प्लस डांस फॉर्म्स हैं। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी को कई बार लोग एम्ब्रेस नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते। प्यूपिल एक तरह के लोगों के साथ रहने में कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो एक तरह के लोगों की सोच रखने वाले लोगों से ही दोस्ती करते हैं, और जो उनके डिफरेंट होते हैं, जो उनके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, जिनकी सोच डिफरेंट होती है, वो उनको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि पॉलिटिकली ओपिनियन अलग रखने वाले लोग कई बार हमें पसंद नहीं होते, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से उनके ओपिनियन नहीं है। और फिर हम इस तरीके से लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप बनाते जाते हैं या फिर प्रीजुडिस बनाते जाते हैं, और हमें एक तरह के लोगों के साथ रहने में अच्छा लगता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं हमारे ग्रुप्स में, हमारे रिलेटिव्स में या हमारे फ्रेंड्स में, और इस तरह के डिफरेंसेस स्टीरियोटाइप और मिसकंसेप्शन को लीड करते हैं। जैसे कि विलेजर्स जो होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, और शहर में रहने वाले लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं। विलेजर्स अनएजुकेटेड इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी रीजनल और अपनी बेसिक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं, तो उन्हें अनएजुकेटेड बता दिया जाता है। और जो शहर में रहते हैं उन लोगों को मटीरियलिस्टिक इसलिए बोल दिया जाता है कि वो नौकरी करते हैं और सब ऐसा समझते हैं कि शहर में रहने वालों को किसी और चीज़ की कदर नहीं है, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। प्रिजुडिस का मतलब होता है अनफेयर जजमेंट या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट। किस बेसिस पे? लैंग्वेज, रिलीजन, अपीयरेंस और बैकग्राउंड के बेसिस पे, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है। प्रिजुडिस से बाहर निकलने के लिए हमें अपने माइंड को और भी ओपन करना होगा, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी होगी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा और उनकी डाइवर्सिटी को भी अप्रिशिएट करना होगा, जो हमारी सोसाइटी को स्ट्रेंथन करेगा। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता।
फिर धीरे धीरे टीचर हमें नए नए कंसेप्ट को सिखाते हैं। जब हमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब कुछ आ जाता है, तो हम फिर से कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करी जाती है हमारे पढ़ाई के कंसेप्ट में। लेकिन जब हम अपने अनफैमिलियर चीज़ से जाके मिलते हैं तो हमें परेशानी होती है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जल्दी अपना नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम उस कंसेप्ट को, उस चीज़ को सीख जाते हैं, तो हमारे पास एक नया आयाम खुल जाता है कि हम अपनी सोच को और भी क्रिएटिव बना सकें और भी इनोवेटिव बना सकें, और हम एक नई चीज़ को जानने और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम दूसरे के ट्रेडिशन को, कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, उनके बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे डाइवर्सिटी को, तो हम एक दूसरे के बारे में जानने लगेंगे। हमारी क्रिएटिविटी, हमारा इनोवेशन, हमारी इमेजिनेशन, सब कुछ बढ़ जाएगी, और जो हमारी सोसाइटी को और भी स्ट्रेंथ करेगा, जिससे हमारी सोसाइटी मजबूत हो जाएगी। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, किसी के बारे में कोई भी स्टीरियोटाइप बना लेना। बेसिकली प्रीजुडिस एक इंडिविजुअल के लिए होता है और स्टीरियोटाइप किसी ग्रुप के लिए। जैसे हम ये कहें कि नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका, बेसिकली नाइजीरिया ले लेते हैं। अगर नाइजीरिया के लोगों को हम देखें तो हमारे दिमाग में कोई एक ख्याल आएगा। अगर हम चाइनीज़ लोगों को देखें तो कोई दूसरा ख्याल उनके बारे में हमने बनाया होगा कि वो ऐसे होते हैं। या फिर हम बंगालियों के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में, उत्तर प्रदेश, हमारा साउथ इंडियन स्टेट्स और हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, इन सब के बारे में हमारी एक धारणा है। बिना इन्हें जाने, बिना इनका कल्चर समझे, बिना इनके ट्रेडिशन को जाने, हमने अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना लिया है कि अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है तो वो ऐसा ही होगा। जैसे लड़के और लड़कियां, जेंडर डिफरेंसेस है कि हम इसको ऐसे ही देखें कि लड़के कुछ पर्टिकुलर काम कर सकते हैं तो लड़कियां कुछ पर्टिकुलर काम कर सकती हैं। ये अपने काम को स्वैप नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसा सोसाइटी का मानना है। जैसे कि बॉयज डू नॉट क्राई, अगर लड़के रोते हैं तो उनको चुप इस तरीके से कराया जाता है कि क्यों तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो। इसलिए बॉयज डू नॉट क्राई, उनको ये हमेशा सिखाया जाता है कि लड़के नहीं रोते, उनके इमोशन को सप्रेस कर दिया जाता है, जो उनकी वर्नेबिलिटी को ख़त्म करता है। और सोसाइटी इम्पोज करती है अपने एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर कि अगर आप लड़के हैं तो आप ये काम करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप ये काम करेंगे। और वो इस तरीके के आइडियाज़ से चाहते हैं कि हम जेंडर के अकॉर्डिंग अपने एक्ट्स करें, अपने काम को अंजाम दें, कि जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है हम वैसे ही करें। और इस तरह की स्टीरियोटाइप लीड करे जाते हैं बाय जेंडर, बाय रिलीजन, बाय नेशनलिटी और बाय इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और फिर बता दिया जाता है कि लोग लेज़ी हैं, वीक हैं या अनइंटेलिजेंट हैं। स्टीरियोटाइप से बचने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। स्टीरियोटाइप क्या करता है, हमें लोगों की इंडिविजुअल यूनिकनेस को समझने में लिमिट कर देता है, क्योंकि हमने उनके बारे में पहले से ही कोई धारणा बनाई है, तो हम ये समझना ही नहीं चाहते कि और लोग और कैसे सोच सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, जो कि हमारी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को एकदम से सप्रेस करता है। हम आगे सोच नहीं सकते, तो फिर हम अपने आप को मजबूत कैसे बनाएंगे। स्टीरियोटाइप से बाहर आने के लिए हमें पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और इस सोसाइटिकल नॉर्म्स से दूर रहना चाहिए। कोई पर्टिकुलर समाज का इंसान कोई पर्टिकुलर काम ही कर सकता है, वो कुछ और नहीं कर सकता। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी होना या डाइवर्स होना या डिफरेंट होना,
हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है। डिस्क्रिमिनेशन से लोग प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप बनाते हैं, लोगों को अनफेयरली ट्रीट करते हैं उनके रिलीजन, उनके कास्ट, उनके इकोनॉमिक स्टेटस और उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इतना नहीं होता, ये हमारी जॉब्स में होता है, हमारी नेबरहुड्स में होता है, हमारी पब्लिक रिसोर्सेज में भी होता है। और जैसे बेसिक नीड्स पानी, खाना या फिर हमारी जगहों के लिए भी इसे डिस्क्रिमिनेशन को लीड किया जाता है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने से इनकार किया जाता है। रिलीजन, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन को लीड करते हैं और लोगों को एक दूसरे लोग समझते हैं अगर कोई इंसान दूसरा कस्टम या दूसरा कल्चर या दूसरा रिलीजन या भाषा को फॉलो करता है तो वो हमसे इन्फीरियर है, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो अपनी रीजनल भाषा में बात करता है, तो इसका मतलब वो इन्फीरियर है, उसे पढ़ना नहीं आता, वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, इस तरह की धारणा है। अगर आप रिसेंट में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो बेंगलोर के एक हाई टेक मॉल में जहाँ पर एक आदमी अपने एक रीजनल पोशाक को पहन के एंटर करना चाहता था, वहाँ उसको गेट पे ही रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। उनका ऐसा मानना था कि इस तरह का इंसान अगर रीजनल पोशाक पहन के जाएगा तो वो वहाँ उनके स्टेटस को खराब करेगा। और उनका ये भी सोचना हो सकता है कि क्या जो आदमी ऐसे कपड़े पहन के आया है उसके पास पूरा पैसा है या नहीं ऐसी जगह पे एंटर करने के लिए। इस तरह के डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन आज भी इंडिया में मौजूद है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को लाते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं पुअर के साथ, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, स्कूल पे हो, हॉस्पिटल के ड्यूज़ में और फाइनेंशियल स्टेटस में। रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बारीकी से देखने वाली नेल्सन मंडेला, उनका एक थॉट है जिसको हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने कैसे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अपनी बात को कहा है। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. उनका कहना है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही नहीं सीखता कि कैसे किसी को हेट किया जाए, चाहे वो उसका स्किन कलर हो, चाहे वो उसका रिलीजन हो, चाहे कोई और डिफरेंसेस हो जैसे बैकग्राउंड या इकोनॉमिक डिफरेंसेस, तो उसको नहीं पता कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करें, कैसे किसी को हम हेट करें। लेकिन धीरे धीरे हम अपने कल्चर, अपनी आदत और अपने व्यूज़ से उस बच्चे को दूसरे इंसान को हेट करना सिखा देते हैं। जब हम हेट करना सिखा सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो टॉट आवर चाइल्ड टू लव। हम उसको प्यार करना भी सिखा सकते हैं और प्यार करना बहुत नेचुरली कोई भी बच्चा आराम से सीख सकता है, रादर देन कि हम उसको किसी से नफरत करना सिखाएं। लोग मल्टीपल लेयर्स के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, जैसे हम ट्राइबल कम्युनिटीज़, मार्जिनलाइज ग्रुप, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सक्लूशन, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी लोग फेस करते आए हैं, जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा होता आया है हिस्ट्री में हमारी, जो इनइक्वालिटी को लीड करता है, जो हमारे चैलेंजेस को लीड करता है, जो हमारे इनजस्टिस, जो हमारी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वालिटी नहीं दिलाते, उन सबको लीड करता है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। किस किस तरीके से लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, वेरियस स्पेसेस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग जॉब्स में हैं, टीचिंग, फार्मिंग, वीविंग, फिशिंग, लेकिन हर जॉब को एक इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती।
जैसे जो लोग क्लीनिंग करते हैं या फिर गार्बेज कलेक्ट करते हैं या फिर हेयर कट करते हैं, उन लोगों को लेस वैल्यूएबल समझा जाता है और उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है। और ये माइंडसेट हमारा आता है कास्ट सिस्टम से, जो कि हिस्टोरिकली हमारे समाज में बना हुआ है, जो डिवाइड करता है कम्युनिटीज को उनकी हायरार्की के बेसिस पे। हिंदू समाज में 4 वर्ण होते हैं: वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। उसके बाद एक और ये सारी सोसाइटी गांव में एक साथ रहती आई है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से ही हम एक संग रहते आए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो गांव के बाहर रखे जाते थे, जिनको हम अनटचेबल मानते हैं, जिनको हम दलित कहते हैं, जिनको हम अनटचेबल कहते हैं। आज हम उन्हीं को, अनटचेबल को, एससी या एसटी कहते हैं। और इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को ये बातें लीड करती हैं, जो उनकी डिग्निटी, उनकी अपॉर्चुनिटी बेस को छीन लेती हैं। किस वजह से? उनकी कास्ट की वजह से, उनके प्रोफेशन की वजह से। उनकी कास्ट की वजह से उनको कोई जॉब्स नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ क्लीनिंग और डिपोजिंग ऑफ डेड एनिमल, इस तरीके के काम को दिया जाता था। और फिर उसके बाद उनको कुएं से पानी निकालना, मंदिर में जाने की परमिशन ना होना, किसी अपर कास्ट के घर में एंटर करने की परमिशन ना होना, इन सब से उनको दूर रखा जाता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी लोअर कास्ट के बच्चों को अलाउ नहीं था कि वो अपर कास्ट के बच्चों के साथ बैठें और पढ़ें। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को बहुत पास से भीमराव अंबेडकर ने और बहुत सालों से ही इसकी ह्यूमिलिटी को एक्सपीरियंस किया। 9th क्लास की एज से अंबेडकर ने इस कास्ट सिस्टम को हमेशा रिफ्यूज़ किया है। उनके पास पैसे होते थे, फिर भी जो बुलक कार्ट्स ड्राइवर थे, उनको और उनके भाई बहनों को कभी नहीं बिठाते थे, क्योंकि वो एक एससी कास्ट से बिलोंग करते थे, मेहर कास्ट से। जो एक एससी कास्ट है, वो एक दलित थे, और उन्होंने इसके लिए अपने आप को एजुकेटेड किया और बेसिक चीज़ों में सुधार करने की कोशिश की, इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की, और दलित को बेसिक रिस्पेक्ट, मोबिलिटी और डिग्निटी से अपनी लाइफ जीने के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किया। अंबेडकर हमेशा से सोसाइटी में एक जस्टिस को चाहते थे, वो इक्वालिटी को चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने एंड ऑफ द अपनी ज़िंदगी में क्या कहते हैं, हिं- हिंदू कल्चर को या फिर हिंदू रिलीजन को छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लिया, क्योंकि एज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि अगर हिंदू कल्चर में अनटचेबिलिटी को परफॉर्म किया जाएगा और माना जाएगा, तो वो इसमें नहीं रहना चाहते। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इंडिया सिर्फ इक्वालिटी के लिए, सिर्फ अपनी देश को आज़ाद करने के लिए ही नहीं लड़ रहा था। इंडिया हर तरह की फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए भी लड़ रहा था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत थी। जैसे दलित, वुमेन्स और ट्राइबल्स और पीसेंट्स, इनको हर जगह हर चीज़ की आज़ादी नहीं थी। दलित हर जगह आ जा नहीं सकते थे, वुमेन्स पढ़ाई नहीं कर सकती थी, ट्राइबल्स को भी अपने कई सारे कामों से रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, और पीसेंट्स को बहुत ऑप्रेस किया जाता था। दलित को टेम्पल एंट्री बंद थी, वुमेन्स ने एजुकेशन की डिमांड करी, पीसेंट्स को रेजिस्ट किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, और इस तरीके की
चैलेंजेस सेंचुरीज से चले आ रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, भीमराव अंबेडकर, जिनको हम आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन को अपहेल्ड किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। सबको फ्रीडम दी गई कि वो जो भी प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं उस तरह की उनको फ्रीडम दी गई। और गवर्नमेंट जॉब्स को भी ओपन कर दिया गया सबके लिए। उन्होंने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट प्रमोट करी, फ्रीडम ऑफ हर रिलीजन को फ्रीडम दी, लैंग्वेज को फ्रीडम दी, कल्चरल फ्रीडम दिया और इंडिया को एक सेकुलर नेशन बनाया जहाँ पे हर इंसान को एक जैसा इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इन इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें लगातार एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे आज भी किसी न किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं। सोशल अवेयरनेस लोगों के बीच फैलानी होगी, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे हम अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी को अचीव कर सकें। अभी तक हमने डाइवर्सिटी को समझा, डाइवर्सिटी होने वाली डिस्क्रिमिनेशन को समझा, प्रीजुडिस को समझा, स्टीरियोटाइप को समझा, कैसे हम इतने सालों से डिस्क्रिमिनेट होते रहे, कैसे सोसाइटिकल नॉर्म्स में हमें फिट किया जाने लगा। 1947 के आज़ाद होने के बाद इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कैसे उसमें से जो सोसाइटिकल नॉर्म्स थे उनको हटाया गया, सबको इनइक्वालिटी से निकाल के इक्वालिटी की तरफ लाया गया। अब ये सारी चीज़ें हम फटाफट एक होलसम समरी में एक क्विक फिक्स रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हम सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिकॉल कर पाएँ और याद रख पाएँ। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में बेसिक तरीके की और वेरियस तरह की डाइवर्सिटी है, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चरल प्रैक्टिसेस, लेकिन हर बार इन डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस नहीं किया जाता। ये डाइवर्सिटी कभी कभी डिफरेंसेस हैं जैसे कि लाइफस्टाइल के हैं, लैंग्वेज के हैं, कस्टम के हैं, और इस तरह की डाइवर्सिटी मिसअंडरस्टैंड होती हैं अलग अलग तरीके से, जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है। प्रीजुडिस क्या होता है? प्रीजुडिस का मतलब होता है कि एक ही तरह के लोगों के साथ रहना वाले लोग, एक ही तरह के लोगों के साथ रहने वाले, कंफर्टेबल रहने वाले लोग एक दूसरे विचार के लोगों के संग घुलना मिलना नहीं चाहते, उनके संग रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनके विचार उन लोगों से बहुत डिफरेंट है। तो उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, लोगों को अनफेयरली ट्रीट करते हैं, अनफेयर जजमेंट्स देते हैं लोगों के ऊपर, उनके बैकग्राउंड, उनकी लैंग्वेज और उनके कस्टम्स को लेकर। स्टीरियोटाइप कैसे बनते हैं? स्टीरियोटाइप बेस्ड होते हैं जेंडर्स पे, स्टीरियोटाइप बेस्ड होते हैं रिलीजन पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, जैसे कि लड़के रो नहीं सकते या फिर विलेजर्स अनएजुकेटेड होते हैं। इस तरीके की स्टीरियोटाइप किसी भी इंडिविजुअल के पोटेंशियल को लिमिटेड कर देता है और ये एक अनजस्ट एक्सपेक्टेशन को लीड करता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है और कोई लड़की जिसे खाना बनाना आता नहीं या वो उस बात को सीख ही नहीं पाती, तो क्या वो सोसाइटी में नहीं रह सकती? इस तरीके की सोच लोगों को स्टीरियोटाइप बना लेते हैं और इस तरीके की सोच ही लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लीड करती है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। अनफेयरली ट्रीट करना लोगों को किस बेसिस पे? कास्ट पे, रिलीजन पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे, कल्चरल आइडेंटिटी पे। और ये डिस्क्रिमिनेशन जॉब में, एजुकेशन में और उनकी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में भी दिखाई देता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन।
इकोनॉमिक और सोशल डिस्क्रिमिनेशन का कुछ फैक्टर्स हैं: पोवर्टी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना, दलित्स को, ट्राइबल्स को, उनके ये सारे लोग सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन को फेस करते हैं, जो और भी मुसीबत पैदा करता है उनके बेसिक राइट्स को मिलने में। उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते इन सारी चीज़ों को डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में बहुत पुराने हिस्टोरिकली ही चली आ रही है। जैसे दलित्स वर कंसिडर एज अनटचेबल्स, जिनको डिनाइड कर दिया जाता था किसी भी एजुकेशन, पब्लिक प्लेस या किसी भी बेसिक नेसेसिटी लाइक वाटर, फूड और किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई करने से, कि वो इस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते। उनको ऑक्यूपेशन से दूर रखा जाता था। अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ माइनर लेबर, तो उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्ट्रगल, उन्होंने एक दलित लीडर थे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया और इस डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपीरियंस से वो मोटिवेट हुए, जिन्होंने इक्वल राइट्स फॉर दलित के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए फाइट किया, जो एक महर कास्ट से आते थे। महर कास्ट से पहली बार एजुकेट होके वकील बनने वाले वो पहले पर्सन थे। द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अनटचेबिलिटी को इलीगल करार दिया गया, इक्वल राइट्स को प्रमोट किया गया, कास्ट बेस्ड डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म किया गया और अफर्मेटिव एक्शन लिए गए इन सारी सोसाइटिकल नॉर्म्स को डिफ्यूज़ करने के लिए। सेकुलरिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस चीज़ को गारंटी करता है कि रिलीजियस फ्रीडम है हम सबके पास। हम किसी भी इंसान को कोई एक सिंगल लैंग्वेज बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, कोई सिंगल फेथ मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिंगल कल्चर मानने की ज़रूरत नहीं है। हम हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी को और हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं और इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। कंटिन्यूइंग द फाइटिंग ऑफ इक्वालिटी, जैसे कि हमें लीगल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है डिस्क्रिमिनेशन को अपनी सोसाइटी से एग्जिट करने के लिए। रियल इक्वालिटी लाने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने होंगे, अवेयरनेस फैलानी होगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की भी मदद लेनी होगी ताकि हम अप मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल चेंज, प्रीजुडिस को अगर हम, स्टीरियोटाइप को भी अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेशन माइंडसेट को हटाना पड़ेगा। एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बनानी होंगी, उनके बैकग्राउंड को ध्यान में ना रखते हुए कि कोई इस बैकग्राउंड का है तो कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा हमें ये ख़त्म करना होगा। अगर हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें इक्वालिटी के विज़न को इम्पोर्टेंस देनी होगी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ताकि हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करें अपनी चीज़ों में, सोशल रिफॉर्म्स लाएं अपनी पॉलिसीज़ में, अपने नॉर्म्स में, और जो भी इनजस्टिस है उसको ख़त्म करें और जस्टिस और डिग्निटी को इंश्योर करें हम सारे सिटीजन्स के लिए। आई होप आपको अब ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इनजस्टिस क्या होता है, प्रीजुडिस क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, कैसे हम लोग इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी हर तरह के इनजस्टिस को फॉलो करते हैं। हम अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट ना करके, एम्ब्रेस ना करके उसको डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लीड कर लेते हैं। थैंक यू फॉर ऑल।